बाजार बोलता है। इसमें एफआईएस के डेटा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स। तो एफआईएस के डेटा में देखिए, एफआईएस तो लगातार सेलिंग ही कर रहे हैं। 2000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कल भी करके गए हैं, 2020 करोड़ रुपए की, और 3796 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईस करके लेकर गए हैं। तो इंडेक्स को जो सपोर्ट मिल रहा है वो डीआईस से मिल रहा है, और जो इंडेक्स को दबाव बढ़ रहा है वो एफआईएस की वजह से बढ़ रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि एफआईएस लगातार माल बेच रहे हैं। अब तो खरीदारी एक दिन के लिए भी नहीं कर रहे हैं पिछले कई सत्रों से। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है मार्केट में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पड़ाव है वो ग्लोबल इंडिसेस का है। ग्लोबल इंडिसेस कहाँ पर हैं, किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। तो कल यूएस मार्केट में टेक ड्रिवन रैली देखने के लिए मिली। करीब 1.5% ऊपर आया डाउ जोन्स, हैंसेंग, निकाई, कोस्पी सभी ग्रीन मार्क में बने हुए हैं। तो ग्लोबल इंडिसेस से क्यूज़ लेकर हम भी ग्रीन तो हो गए, लेकिन शेयर्स कुछ चले नहीं खास सुबह से। तो ये अगेन एक बार फिर प्रॉब्लम है। लेकिन जो चले हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं, कौन से शेयर हैं जो कि आज अच्छा चले हैं मार्केट में। तो चलने वाले शेयर्स में टारेल ये करीब 8%, तेजस नेटवर्क्स 6.5%, जीएमडीसी 6.5%, शेयर इंडिया करीब 5.25%, अपोलो माइक्रो में करीब 5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं जहां पर कि आज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो रेफेक्स में करीब 20% का डाउन सर्किट लग गया है। खबरें हैं कि इनके कुछ दफ्तरों पर कुछ रेड वगैरह पड़ी है, जिसकी वजह से काउंटर 20% आज नीचे दिख रहा है। शक्ति पंप करीब 6% नीचे है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन आज इसका जो राइट इशू एंटाइटलमेंट है वो लिस्ट हो गया है, जिसकी वजह से आज काउंटर पर तो मूव करीब 5% नीचे का है। लेकिन राइट इशू का जो राइट एंटाइटलमेंट है उसको जोड़ के आप शेयर देखेगा, तब आपको ठीक वैल्यू पता लगेगी। टीटीएमएल करीब 2% नीचे है, डीसीडब्ल्यू करीब 1.5% नीचे है। तो ये कुछ एक शेयर्स जहां पर कि आपको उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन खबरों वाली जो मेन चीज़ है वो यही है कि अमेरिकन मार्केट कल नए शिखर पर पहुंचा। टेक शेयरों से वहां पर तेजी को सहारा मिला। प्रशांत सर ये बताएं, हमें अपने टेक शेयरों पर क्या करना चाहिए? वहां तो टेक शेयरों में जबरदस्त तेजी चल रही है। आई थिंक जिस तरीके से ट्रेंड है अभी आईटी सेक्टर एज वेल एज फार्मा सेक्टर, एक्चुअली जो चार्ट वाइज देखते हैं तो पॉजिटिव लग रहा है, बट अगेन टोटली डिपेंडिंग ऑन दी इवेंट्स और टोटली डिपेंडिंग ऑन दी हेडलाइंस जो वीकेंड में आ सकते हैं। अगर पॉजिबिलिटी हाई, अगर पॉजिटिविटी समझते हैं, जैसे मोदी जी ने टेलीफोन में बात किया था ट्रम्प जी से, अगर वो सब चीजें फाइनल स्टेज में आ चुके हैं तो आई थिंक आईटी एज ए इंडेक्स को ही ट्रेड करना चाहिए, ताकि स्टॉक स्पेसिफिक निफ्टी ईटीएफ जो है आईटी का, वो उसमें ट्रेड पॉजिटिव ट्रेड अप कर सकते हैं। वरुण जी, कोई आईटी शेयर आप देख रहे हो क्या? और खास तौर से मिड कैप आईटी में मैं दो तीन जिन पर हमारे दर्शक ज़्यादा सवाल पूछते हैं, उसमें टाटा टेक है, मॉसचिप है, परसिस्टेंट सिस्टम है। ये तो तीन मैं मिड कैप आईटी के दर्शकों के बिहाफ पर पूछ रहा हूँ। बाकी कोई लार्ज कैप आईटी में आपको दिखता हो जो चार्ट पर आपको लगता हो कि ये चलेगा? देखिए विवेक जी, लगा आपने जो आईटी इंडेक्स की बात किया, ग्लोबली आईटी जो चल रहे हैं तो वहां पर आप देखेंगे तो एआई ड्रिवन रैली है। और इंडिया में स्पेसिफिक आप बात करेंगे तो एआई रिलेटेड अभी इतना यहाँ पर पेनिट्रेशन नहीं है, और इसीलिए हमें थोड़ा सा आप देखेंगे तो रैली देखने को नहीं मिल रही है। बट हाल फिलहाल जैसे 34,000 का लेवल टूटा था और वहां से जो अच्छी रैली देखने को मिली थी हमें, तो एक अच्छा सा हमें यहाँ मूव मिला है। और आईटी इंडाइसिस जब डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अब हल्के से पॉजिटिव हो रहा है। उसमें से जैसे आपने बात की, परसिस्टेंट सिस्टम बिल्कुल बहुत अच्छा है। 6,000 के लेवल के आसपास से यहाँ पर हमें बाउंस मिला है। और अगर 6,050 के आसपास अगर परसिस्टेंट हमें मिलता है कोई भी गिरावट में या कोई भी बैड न्यूज में, तो वहां पर अक्यूमुलेट करना चाहिए। दूसरा, एक मिड कैप आईटी बेसॉफ्ट मेरे ध्यान में है। बीसॉफ्ट आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड से काफी बढ़िया एक बेस बनाकर यहाँ पर रैली देखने को मिली थी। और जो रैली आई है करीबन 380 के जोन से, तो वहां पर अभी एक बुलिश फ्लैग एंड पोल का एक पैटर्न बन रहा है। और वहां से आप देखेंगे तो 435 436 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिलती है करीबन 465 तक की। तो बिल्कुल यहाँ पर बीसॉफ्ट पर भी ध्यान रखना चाहिए। ये दो शेयर अभी तक रहे कि आईटी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है सर। कॉपर कीमतों में भी तेज उछाल देखने के लिए मिला कल इंटरनेशनल मार्केट में, और 3% चढ़कर कॉपर बंद हुआ है, 11,000 के ऊपर चल रहा है। ये कॉपर की कीमतें एक्चुअली कॉपर के शेयरों पर भी प्रभाव डाल रही है। हिंदुस्तान कॉपर आज 362 रुपये पर खुलकर 370 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है।
प्रशांत सर, कोई कॉपर काउंटर जो आपको लग रहा हो कि देखिए जब कॉपर कीमतें बढ़ रही हैं तो ठीक है, ये भी शेयर बढ़ रहे हैं, लेकिन जरासे में अगर रिवर्स हो गई तो क्या होगा? अब तो 378 आ गया। देखिए क्या शानदार तेजी देखने के लिए मिल रही है हिंदुस्तान कॉपर में। एक बार हिंडाल्को और वेदांता के चार्ट और दिखा दीजिए, ताकि ये पता लग जाए कि कॉपर की जो दूसरी कंपनियां हैं वो किस तरह से ट्रेड कर रही हैं। तो हिंडाल्को भी करीब 1.5% ऊपर कम बढ़कर काम कर रहा है। आज वैसे बढ़ने वाले शेयरों में टाटा स्टील भी था, जिसने कि सेंसेक्स को मूव कर रखा है। एक बार वेदांता और दिखा दीजिए, VEDL, जहां पर कि देखिए यहाँ पर भी मूव अच्छा मिल रहा है, 2% ऊपर का। प्रशांत सर, कोई फेवरेट काउंटर जो आपको लगता हो कि अगर कॉपर में जरा सा रिट्रेसमेंट भी आया तो ये काउंटर ज़्यादा नहीं गिरेगा, और अगर बढ़ा तो फ़ायदा ज़्यादा मिल देगा? I think Hindalco can be a better pick for me. मतलब कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखता हूँ तो उसमें स्ट्रॉन्गर मुझे फंडामेंटल्स लगते हैं और वीकनेसेस कम लगते हैं। जाकि जहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर में ज़्यादा कॉपर का ही बिजनेसेस है, जहाँ पे अगर थोड़ा भी कॉपर अगर नीचे आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अटेम्प्ट ज़्यादा लगेगा। बट Hindalco looks very strong for me from the current levels and fundamentally बहुत strong है. So that is my pick in the कॉपर सेगमेंट। अगर मेटल सेगमेंट देखने तो आई थिंक टाटा स्टील लुक्स वेरी गुड फॉर मी। एटलीस्ट 185 180 के ऊपर जाना चाहिए टाटा स्टील। हम्म। वरुण जी, हिंदुस्तान कॉपर पे काफ़ी सवाल मिलते हैं हमें डेली बेसिस पर, तो हिंदुस्तान कॉपर पर भी बता दीजिए जरा कोई लेवल आपको जो समझ आता हो कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। जी, देखिए विवेक जी, 2-3 दिन पहले आप देखेंगे तो हमारी करीबन 358 360 के आसपास बात हुई थी। कॉपर का चार्ट भी हमने देखा था, काफी बुलिश है। और अभी का जो माहौल है तो सिल्वर इज अ न्यू गोल्ड एंड कॉपर इज अ न्यू सिल्वर। तो ऐसा आप अभी देख सकते हैं, ट्रेड चल रहा है। और हिंदुस्तान कॉपर डायरेक्ट बेनिफिशियरी है और प्रॉक्सी प्ले भी है कॉपर का जो तेजी आ रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छे ब्रेकआउट मिले करीबन 370-72 के जोन से। और अभी एक देखेंगे तो ऑल टाइम हाई जो है 412 के आसपास का है। तो यहाँ पर को क्लियर स्काई दिख रहा है, जो अपना ऑल टाइम है वो यहाँ से आराम से निकाल सकता है। तो कोई भी गिरावट आती है 345 के आसपास के अच्छे जोन है, वहां पर एक स्टॉप लॉस रखकर 350 360 के जोन में आप अकोमोडेट कर सकते हैं। आज तो काफी एक मोमेंटम में 6% के आसपास प्लस है। बट अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो यहाँ पर बिल्कुल अकोमोडेट करा जा सकता है। ठीक है, तो हिंदुस्तान कॉपर और हिंडाल्को, प्रशांत सर की पिक, और हिंदुस्तान कॉपर पर लेवल्स आपको मिल गए हैं। अब जो लोग सवाल पूछना चाह रहे थे उनको उत्तर मिल गया है। अगला जो खबर है, वो जो प्रशांत सर ने बात की थी कि भारत अमेरिका ट्रेड डील, उसी पर मैं बात करना चाहूँगा। कल PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई फ़ोन पर। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और रिश्तों को मजबूत करने पर बातचीत हुई, लेकिन स्ट्रीट ये बातचीत नहीं चाहता। स्ट्रीट चाहता है ट्रेड डील पर बात हो, और वो उस पर कोई भी टेक आया नहीं है सच उन दोनों की साइड से। विश्व शांति के लिए दोनों देश काम करेंगे, ये तो प्रशांत सर ये बातें तो बहुत बार हो ही चुकी हैं, इनको क्या बार बार दोहराना हम लोगों को कि डोनाल्ड ट्रंप, अब दो देश के राष्ट्रपति विश्व में अशांति फैलाने के लिए तो बात करेंगे नहीं, बात तो शांति की ही होगी और मजबूत रिश्ते करने के लिए होगी, लड़ने के लिए भी नहीं करेंगे सर। तो ये बातचीतों की जरूरत थी मार्केट को। आई थिंक देखो उन दोनों के बीच में एक्चुअली इन डिटेल में क्या क्या बातें हुई वो तो बाहर आ नहीं पाएगा। जो हेडलाइंस मार्केट अज्यूम कर रहा है वो ये सब चीजों पे कर रहा है जहाँ पे आपने अपडेट दिए थे। बट एज सुन एज द टीम इज इन इंडिया, जब इंडिया में लैंड करके 2 दिन के बाद अगर मोदी जी ने उनसे बात किया है तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रेड डील के ऊपर भी बातें हुई रहेंगी। वो अभी तक मार्केट में उतनी क्लैरिटी बाहर नहीं आया। मुझे लगता है कि वीकेंड आज शाम को या कल तक वो हेडलाइंस बनने वाले हैं। अगर नहीं बना, मतलब जैसे आप अज्यूम कर रहे हो कि अदर देन ट्रेड डील सब कुछ बातें हुई हैं, तो इट्स वेरी नेगेटिव फॉर द मार्केट। आई थिंक दैट विल सरप्राइज इन द मंडे मार्केट ओपनिंग। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि समथिंग हैज गॉन वेरी पॉजिटिव। यस, देयर आर सम चेक्स एंड डाउट्स जो मोदी जी डायरेक्टली उनसे बात करके क्लियरिटी करना चाहते हैं कि जो ऑफर इंडिया ने दिया है, जो ऑफर जो टीम आई थी यूएस से यहाँ पे, वो ऑफर के बीच में जो क्या समझौता हुआ है, क्या सेटलमेंट हुआ है। एंड इवन आई हर्ड समथिंग सेइंग दैट कि जो लास्ट फ्राइडे पुतिन जी आए थे उनके भी जो ट्रेड डील्स हुए हैं इंडिया के साथ डिफेंस के ऊपर जो भी हो, वो भी पेपर पे रख के बैठे हुए इंडिया। सो आई थिंक कमिंग वीक, this weekend or next Monday, Tuesday, there will be a lot of big announcements on in front of US India as well as Russia India. अच्छा, तो यानी मतलब सब चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब ये तो फिर दिन का इंतजार हो रहा है। दिन का इंतजार हो रहा है और क्लैरिटी, मतलब देखो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आई है, टीम आई है, उन्होंने प्रपोजल ऑब्वियसली ट्रम्प के साथ बात करके यहाँ पे आके इंडिया को प्रेजेंट कर दिया पेपर। वो पेपर इंडियन टीम देख रही है। शायद यहीं पे अगर कोई ऐसे चेक एंड डाउट्स ना हो कि हम लोग कंफर्टेबल नहीं है, तो शायद मोदी जी ने वो
फोन पे डायरेक्टली बात की, बिकॉज ये टीम के साथ बात करना और डायरेक्टली जो प्रेसिडेंट के साथ बात करने में ज्यादा इम्पैक्ट फास्ट होता है। तो आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ सेटलमेंट, एंड दे हैव क्लियरली सेड कि इंडिया इज अ टफ कंट्री टू डील विद फॉर ट्रेड डील। तो उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। तो आई थिंक द पेपर इज ऑन कार्ड्स वेरी सून। उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था सर ग्रियर ने, जो कि बोला था कि इंडिया ने अभी तक का बेस्ट ऑफर दिया है। और पीयूष गोयल साहब ने, हमारे यहाँ जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने ये बोला कि जब आपको ऑफर इतना अच्छा लगा है तो डॉटेड लाइन है उन पर डील जाकर कर लीजिए, आप हस्ताक्षर कर दीजिए। अब ये और एक थोड़ी सी बात है जो कि मार्केट को पसंद भी आ रही है, मार्केट चाहता है कि पसंद करे, लेकिन डर भी लगता है कि ज़्यादा पसंद करके पोजीशन बना ली तो कहीं उल्टा ना पड़ जाए। क्योंकि इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि उनसे पूछा गया कि डेडलाइन कब तक है, तो उन्होंने उस क्वेश्चन को टाल दिया। उन्होंने कोई डेडलाइन ही नहीं दी कि कब तक होगी डील। अब वहाँ पर जो कुछ और बयान ऑफिशियल्स के आ रहे हैं इंडिया में, वो बोल रहे कि मार्च तक डील होगी। सीईए के बयान आ रहे थे कल। तो सर ये तो बड़ा कन्फ्यूज़न है कि कोई कह रहा है, पहले बोल रहे थे कि दिसंबर तक डील होगी, अब बोल रहे हैं मार्च तक डील होगी। और अब जो असली प्लेयर हैं जो बोल रहे थे कि दिसंबर तक डील होगी, वो डेडलाइन की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, मार्च तक कन्फ्यूज़न में रहेंगे हम। वेरी डिफिकल्ट सर, ये कंफ्यूजन शायद हमने जनवरी से अभी तक देखे हुए 1 साल निकल चुका है तारीख पे तारीख लेके मार्केट्स में। बट यस, बीच में सडनली जो ये मेक्सिको का भी जो अपडेट्स आ गए हैं इंडिया पे 50% टैरिफ पे, आई थिंक वो भी एक क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे मोदी जी शायद ट्रम्प से बात कर सकते हैं, भाई तुम्हारे साथ हम लोग डील कर रहे हैं, बट सडनली मेक्सिको का पता नहीं कहाँ से ये हेडलाइन बन के आ गया इंडिया के लिए। So I think that is also one issue which has been discussed with the US administration ki if you are doing something, some Mexico is also impacting us in some type of 50% deal. So yes, confusion तो है, market doesn't like confusion, market doesn't like uncertainty. So what मुझे लगता है कि आज market जाते जाते शायद थोड़ा सा cool down हो जाए। बिल्कुल, मार्केट कूल डाउन हो जाए। तो वरुण जी ये बताओ कि पोजीशन बनाकर जानी है या मार्केट को कूल होने दें और फिर मंडे को आकर बनाएं? विवेक जी देखिए, जो ट्रेड डील की जो बात हो रही थी और वहां पर जो न्यूज़ है वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हम यह प्राइस एक्शन देख सकते हैं, मार्केट का रुझान देख सकते हैं। तो कल के सत्र में जो बयान आया था वहां पर 25,700 से सपोर्ट लिया था, काफी अच्छे स्तर से सपोर्ट लिया था। और आज जो रिजेक्शन आया है तो प्राइस एक्शन अभी भी बता रहा है कि अनसर्टनिटी है और यहाँ पर अभी भी कोई भी जो क्लैरिटी है नहीं आई है। तो हमें जो रेजिस्टेंस है 26,050 के आसपास, यहाँ पर जो भी पोजीशन है थोड़ी सी हल्की करनी है। और जो सपोर्ट है लोअर एंड ऑफ द रेंज 25,700, वहां पर जितना नजदीक हो सके वहां पर अपनी जो पसंदीदा शेयर्स है या निफ्टी है वहां पर पोजीशन बनानी है। तो अभी 300 पॉइंट का एक रेंज है, वो रेंज में ही हमें प्ले करना है। 25,700 के नीचे हम क्लोज होते हैं तो कोई भी पोजीशन है वो क्लोज करनी है। फिर वहां से हमारे पास 25,500 और 25,350 के लेवल भी आ सकते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक काफी बड़ी गिरावट भी मिल सकती है। और अगर 26,050 26,100 के ऊपर हम क्लोज होने में सफल होते हैं तो हमें समझना चाहिए कि अंदर अंदर से कुछ खबर हो रही है जो हमें नहीं पता है, स्मार्ट मनी को पता है और यहाँ से एक पॉजिटिव रुझान आ रहा है। तो जब तक हमें दो जो 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 है वहां पर हमें बाउंड्रीज है उसके ऊपर हमें जब तक क्लोज या उसके नीचे मिलता नहीं है कोई भी अच्छा लेवल, तब तक हमें ये रेंज प्ले करते रहना चाहिए। ये स्मार्ट मनी कब तक स्मार्ट रहेगी सर? प्रॉब्लम तो यही है, पैसा यही कमाते हैं और जो बाकी निवेशक हैं वो स्मार्ट बन नहीं पाते, वो उस अंदर ग्रुप में जा ही नहीं पाते जिनको पता लगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। हमारे पास भी जो टेक्स आते हैं वो हम बता देते हैं। खैर एनीवेज कोशिश करेंगे और स्मार्ट मनी को अपने साथ जोड़ने की और ये जो अंदर की खबरें हैं इनको बाहर लाने की कि चल क्या रहा है एक्चुअल में। तो अब तो लोग सारे इस चीज़ के लिए तो सर ये $1 बिलियन क्वेश्चन बन चुका है कि डील होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, मतलब ये पता ही नहीं लग रहा है। एनीवेज लेकिन वरुण भाई एक चीज़, ये जो डील वाले शेयर हैं मैं अक्सर आपसे रोज डिस्कस करता हूँ, वेल्सपन इंडिया, ट्राइडेंट, मदरसन, इन सभी में मूव आते रहते हैं ऊपर नीचे के। अभी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस खासतौर से वेल्सपन इंडिया और मदरसन में? जी देखिए, मदरसन का चार्ट तो आप देखेंगे तो काफी अच्छा ब्रेकआउट है। आज 118 119 के ऊपर अभी चलना शुरू किया है। स्टॉक स्पेसिफिक अब काफी अच्छा मूवमेंट है और वहां पर आप ऑर्डर एंसेलरी का यहाँ पर सपोर्ट भी है। तो मदरसन में काफी अच्छा ब्रेकआउट है, 115 113 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है।
दूसरे आप शेयर्स देखेंगे जैसे सोना बीएलडब्ल्यू है, या फिर आप देखेंगे जो वेल्सपन इंडिया आपने जो बात की, वहां पर आपको अभी भी वो रेंज वाला ही मूव है। वेल्सपन 125 के आसपास सपोर्ट लेता है, 140 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है। सोना बीएलडब्ल्यू में भी देखेंगे 460 के आसपास सपोर्ट है, 510 515 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है। तो अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक है, जैसे मैंने अभी बात की, जो प्राइस एक्शन है वो क्लियरली इंडिकेट नहीं कर रहा है कि यहाँ पर कुछ कॉन्क्रीट हो रहा है। तो तब तक हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। और जैसे अभी आपने विवेक जी बात किया, स्मार्ट मनी कब तक स्मार्ट रहता है, तो आप देखेंगे तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास स्मार्ट मनी से भी काफी बड़ा हथियार है, जो हमारी चॉइस है, हमें पोजीशन बनानी है या नहीं बनानी है। तो जब तक हम हमारा डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे, हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो इंटैक्ट रखेंगे, तब तक हम स्मार्ट मनी से भी काफी बड़ा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखना है, और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है बाय या सेल का। ठीक है, चलिए ठीक है कि बाय सेल का जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, लेकिन टाटा पावर सर, प्रशांत सर, आरईसी से इनको एनुअली 156 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है। आज काउंटर खुला तो ठीक ठाक था। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 35 साल तक इनको 156 करोड़ रुपए साल के मिलते रहेंगे। ये ऑर्डर इनको एग्जीक्यूट करना है। हालांकि इनकी टोटल रेवेन्यू में बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं मिल ऐड हो पाएगा, क्योंकि 65,478 करोड़ रुपए का इनका सालाना रेवेन्यू है, उसमें 156 करोड़ ऐड हो भी जाएंगे तो पॉइंट कितना 2% का फर्क पड़ेगा सर। प्रशांत तो सर, लेकिन 0.2% भी ग्रोथ तो मिलेगी कंपनी को एटलीस्ट इस ऑर्डर से, क्या करें? देखो, वो मीनिंगफुल इम्पैक्ट कोई पीएनएल अकाउंट में दिखेगा नहीं, ये जो नंबर आपने बताया ऑर्डर का। बट मैंने टाटा पावर को मैंने ये देखा है कि ये क्वार्टर में ऑलमोस्ट 5 to 7% का मोमेंटम आता है बेस्ड ऑन सम न्यूज एंड ऑल, फिर बाद में यही 380 और 400 रेंज में ही फंस जाता है। तो फंडामेंटली थिंग्स आर वेरी मच वर्किंग, बट प्राइस एक्शन में इट इज ऑलवेज बीन नो फेल्ड। मतलब मैं कुछ खास इसमें ट्रेंड पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत सालों से ट्राई कर रहा हूँ इसको पकड़ने के लिए, बट अगेन फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, ऐसे ऑर्डर्स आते रहते हैं, बहुत सारे डील्स होते रहते हैं। क्वार्टरली जो उनके जो नंबर्स आते हैं वो भी थोड़े से बेटर देन एक्सपेक्टेड ही आते हैं, मार्जिन में सस्टेन रहते हैं। आप देखोगे लास्ट क्वार्टर भी आप देखोगे तो भी 1% 100 बेसिस पॉइंट का एक अच्छा खासा एविटा जंप भी आया था, तो भी प्राइस एक्शन में कुछ है ही नहीं है। मतलब आप लास्ट मई से, मतलब मई से देख रहे हो तो ये उधर ही 360 400 यही रेंज में फंसा हुआ है। तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, बट टेक्निकली आई डोंट थिंक एनी प्राइस एक्शन आने वाला है। ठीक है। वेदांता, इस पर वैसे तो बात हो ही गई थी काउंटर पर, लेकिन एक खबर भी है इसमें कि जिन्नाना ब्लॉक के लिए ये नए टॉप बिडर बने हैं और ब्लॉक में प्लैटिनम निकल जैसी धातु के भंडार हैं। वरुण भाई, इस काउंटर का चार्ट देखकर बताओ जरा कि कहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। खबर ठीक है, पॉजिटिव है, माइनिंग से जुड़ी कंपनी है तो इस तरह की खबरें आती ही रहेंगी, लेकिन कहाँ दिख रहा है ये काउंटर? जी विवेक जी, आप देखेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम पर हम बात करेंगे वेदांता की, तो वेदांता क्लियर कट एक अप ट्रेंड में है। और आप देखेंगे तो हायर हाई हायर लोस के पैटर्न में चल रहा है। डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो करीबन 490 जोन के अंदर, 495 जोन के अंदर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है, और 545 के ऊपर एक अच्छा सा ब्रेकआउट हमें मिल सकता है। तो अगर हमें 543 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है, तो आने वाले सत्र में 565 से लेकर 580 के टारगेट बन सकते हैं। साथ में आप देखेंगे तो जो सेक्टर टेलविंड है यहाँ पर इंटैक्ट है, और यहाँ पर एक प्रॉक्सी प्ले भी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो वेदांता काफी चीजों में यहाँ पर कारोबार करता है मेटल्स में। तो मेटल्स की जो कमोडिटीज की प्राइस इंक्रीज हो रही है, वहां पर भी एक बेनिफिट है। तो काफी अच्छा काउंटर है, और जो भी गिरावट आता है 490 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है सर, तो यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है 490 के स्टॉप लॉस के साथ। एनबीसीसी, प्रशांत सर, इस कंपनी को भी 289 करोड़ रुपए का 289 करोड़ का सेल से ऑर्डर मिला है, सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ। ऑर्डर तो मिलने शुरू हो गए और सरकारी कंपनियों से ज़्यादा मिल रहे हैं आजकल, लेकिन बात यही है कि ये काउंटर तब भी नहीं चल पा रहे हैं सारे ब्रॉडर वे में। एक दिन चल जाते हैं, फिर दूसरे दिन सुस्त हो जाते हैं। एनबीसीसी सर, क्या लग रहा है? आई थिंक अगेन सेम, जो टाटा पावर में भी जो हमने कमेंट्स किए थे कि ऑर्डर बुक्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, इनका ऑर्डर बुक एवरी क्वार्टर एवरी 15 डेज कुछ ना कुछ तो मिलते ही है। एंड ऑब्वियसली दे विल गेट 80-90% ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंटिटी ओनली। बट अगेन एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अगर एग्जीक्यूशन में थोड़ा फोकस करता हूँ तो
Q2 का नंबर्स में देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट लोएस्ट EBITDA मार्जिन उन्होंने किया हुआ है लास्ट 10 या 12 क्वार्टर के। मैं अगर नंबर्स देखता हूँ तो देयर इज समथिंग मिसिंग इन टर्म्स ऑफ नो द बिजनेस मैनेजमेंट एफिशिएंसी पे कोई ना कोई तो एनबीसीसी मिस कर रहा है, या डिले इन द प्रोजेक्ट्स, एक्सलेटिंग एस्केलेशन इन द प्राइसेस, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, ये सब चीजें चल रही है। अगर आप देखोगे तो जून 2023 में इन्होंने जो लोएस्ट EBITDA किया था वो 3% के आसपास था। आज की तारीख में भी सितंबर में सेम 3% के आसपास आ चुके हैं। हाईएस्ट उन्होंने जो मार्च और जून में किया था वो 6% के आसपास था। तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एबिटा मार्जिन है वो मेरे लिए कंसर्न है। चाहे वो कितना भी उनको ऑर्डर मिल जाए, यू राइटली पॉइंटेड आउट, जब भी ऑर्डर मिलता है तो शायद 2 से 5% बढ़ जाते हैं फिर गिर जाते हैं, बिकॉज थोड़ा विजिबिलिटी पे क्लैरिटी मिल जाती है फॉर लॉन्ग टर्म होल्डर। बट आई एम नॉट सो कंफर्टेबल विद दिस कंपनी टू हैव ए वेरी लॉन्ग टर्म आउटलुक। आप अगर इसमें थोड़ा सा भी CAGR रिटर्न देखते हैं तो पूरे साल में इसने 8% के हिसाब से ही रिटर्न दिया है। अगर 10 साल का आप किसी ने अगर होल्डिंग लॉन्ग टर्म में किया है तो भी CAGR रिटर्न ऑलमोस्ट 9% के आसपास है। तो नॉट सो कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग। लॉन्ग टर्म के लिए कोई खास नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, छोटा मोटा ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा बहुत रेंज मिल जाएगी इस काउंटर पर। होनासा कंज्यूमर सर, यहाँ पर BTM वेंचर में 95% हिस्सा खरीद के लिए कंपनी ने मंजूरी ले ली है। 195 करोड़ रुपए में स्टेक खरीदा जाएगा। बाकी 5% जो हिस्सा होगा वो अगले 1 साल में खरीदेगी कंपनी। BTM वेंचर क्या है? जो मेंस की पर्सनल केयर की एक कंपनी है, तो मेंस के पर्सनल केयर में भी होनासा कंज्यूमर आती हुई दिख रही है। प्रशांत सर, इस काउंटर पर आपका टेक फंडामेंटली क्या रहेगा? फिर मैं टेक्निकली वरुण जी से पूछता हूँ जी। आई थिंक अगर ये जो डील हो रही है दैट इज ए गुड डील। आई थिंक इंडिया में ऐसे बहुत कंपनी नहीं है जहाँ पे मेंस प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा अपना फोकस जनाते हैं। तो मुझे मेरे हिसाब से अभी भी ये जो पर्सनल केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे वो मैक्सिमम ड्रिवन टू वुमेन सेगमेंट ही था। तो अगर ये सब चीजें वो ऐड ऑन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट विल ऐड वैल्यू फॉर द कंपनी। बट टाइम बिंग वैल्यूएशन हिसाब से आई थिंक वेरी एक्सपेंसिव, ट्रेडिंग एट 60-70 पी, प्राइस टू बुक वैल्यूएशन ऑफ लाइक 6 to 7, वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। रेशियोज उतने कुछ खास नहीं है, ROC हो ROE हो विच आर जस्टिफाइंग द प्रीमियम वैल्यूएशन। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड अभी भी रहेगा। वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर अर्निंग्स अगेन। खास अर्निंग्स भी वोलेटाइल रहे हुए लास्ट अगर 10 क्वार्टर में देखता हूँ तो एबिटा मार्जिन्स हैव बीन वेरी वोलेटाइल। तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। डील इज गुड। आई थिंक वो एग्जीक्यूशन होके उसके बाद उसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, सेगमेंट वाइज ग्रोथ कैसे रहेगा वो देखना पड़ेगा। तो आई विल हैव ए वेट एंड वॉच अप्रोच ऑन होनासा। बट यस, वैल्यूएशंस आर वेरी एक्सपेंसिव। वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव होनासा में, लेकिन चार्ट पे क्या दिख रहा है वरुण जी? जी, देखिए विवेक जी, स्टॉक तो लिस्ट होने के बाद डाउन ट्रेंड में ही था। 197-200 के आसपास एक बेस बनाकर 334 के आसपास हमने रैली देखने को मिली थी। अब उस रैली के बाद आप देखेंगे तो स्टॉक 200 SMA के ऊपर चलना शुरू कर दिया है। बट आप देखेंगे तो 260 से लेके 314 का एक रेंज है, और आज के जो न्यूज़ के पहले आप देखेंगे तो 260 के नीचे क्लोजिंग था। तो यहाँ पर जो रेंज ब्रेकडाउन का एक सिग्नल मिल रहा है, और नेक्स्ट सपोर्ट जो है 260 टू 255 के नीचे अगर क्लोजिंग वापस हो जाती है, और आज का मूवी जो है वो थोड़ा सस्टेनेबल तो नहीं लग रहा है, तो अगर यहाँ से गिरावट आती है तो 200-225 का एक जोन वापस बनता है, तो यहाँ पर काफी बड़ी गिरावट है। तो आई थिंक यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। और आप देखेंगे तो जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है या दूसरे इंडिकेटर्स भी आप चेक करेंगे, वहां पर भी कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिख रहे। तो आई थिंक ये अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पर कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक ICICI प्रूडेंशियल AMC का IPO आ रहा है। कल हमारी उनके मैनेजमेंट से भी बात हुई थी इसी समय पर। प्रशांत सर, कैसे देख रहे हैं? 153 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है। 2000 की रेंज में, 2100 की रेंज में ये काउंटर का IPO आ रहा है। आपका कोई इस पर टेक AMC का? यस, वेरी पॉजिटिव। देखो, टू बिग टू इग्नोर। मेरे हिसाब से जो टॉप नॉच मार्केट शेयर है इंडिया में, ICICI इज ए वेरी गुड नो AMC विद रिस्पेक्ट टू देयर AUM। हाईएस्ट इक्विटी मार्केट शेयर भी इनके पास है। तो आई थिंक वो एक मेन रीजन रहेगा फॉर गेटिंग इनटू दिस मार्केट एंड वैल्यूएशन, हाई वैल्यूएशंस पे। एक्सपेंसिव है थोड़ा सा। अगर आप उसको मार्केट कैप टू AUM देखोगे तो 10.5% के आसपास आता है, और पी के हिसाब से देखोगे थोड़ा 33+ पी के हिसाब से आता है। प्राइस टू बुक वैल्यूएशन के हिसाब से भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है। एक्सपेंसिव इसी रीजन से है बिकॉज इनका जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है वो इक्विटी डेल्ट पोर्टफोलियो है, तो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन में आ रहे हैं। बट वेरी कंफर्टेबल। आई थिंक इट्स ए लॉन्ग टर्म बेट फॉर एनी इन्वेस्टर्स टू हैव a overall outlook on the Indian mutual fund industry. We cannot ignore because of the size of the AUM which he is managing. अगर किसी को ट्रेड करना है तो आई थिंक in compare with this IPO, I think HDFC AMC looks very good for me at this point of time. अगर क्योंकि ये IPO का वैल्यूएशन अगर X प्राइस में आ रहा है
तो HDFC AMC इज ट्रेडिंग एट X-1, तो मुझे लगता है वहां पे 200-300 रुपए का मोमेंटम HDFC AMC में आ सकता है, कीपिंग ICICI AMC IPO। सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव, वी हैव अ लॉन्ग टर्म आउटलुक, वेरी पॉजिटिव। ठीक है। बिल्कुल। आज सर आपकी आवाज़ में भी वो तेज़ी जल्दी जाने की दिख रही है जो मुझे मैसेज मिल गया था, मेरी टीम ने दे दिया था। तो प्रशांत सर ठीक है, आज हमें पता है कि आपको एक मीटिंग में जाना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के थैंक यू फॉर हैविंग मी। लिए। सर आपका डिस्क्लेमर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो आपने बोला था। ओके, सो जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए तो शायद वो स्टॉक्स एक दो ऐसे हैं जहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए रहेंगे। सो प्लीज मेंटेन द स्टॉप लॉसेस व्हिच एवर वी डिस्कस्ड, एंड पर्सनल पोर्टफोलियो में कुछ है नहीं है, आई एम ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। ठीक है प्रशांत सर, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ वरुण जी जुड़े हुए हैं। वरुण जी जरा एक दो काउंटर के चार्ट देखकर बताइए कि क्या चल रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अचानक से गिरा, कल इसमें एक 75 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई थी, हालांकि गिरा आज है। क्या कुछ हो रहा है इस काउंटर पर? देखिए विवेक जी, यहाँ पर हिंदुस्तान लीवर में डीमर्जर के बाद आप देखेंगे तो एक गिरावट का माहौल है। और करीबन आप जैसे जिस दिन डीमर्जर का एडजस्टमेंट हुआ था वहां से फिर हमने एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी, बट 2350 2345 के आसपास यहाँ पर हमें फिर से रिजेक्शन मिला है। और जो लेवल था करीबन 2300 का, वो भी टूट चुका है। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट सपोर्ट आप देखेंगे तो करीबन 2150 के अराउंड है। तो यहाँ पर और डाउन साइड पॉसिबल है। अगर 2240 क्लोजिंग बेसिस पे अगर होल्ड करता है तो यहाँ से वापस थोड़ा सा एक हल्का सा हमें कैटडेक बाउंस मिल सकता है। बट अगर 2240 का लेवल अगर टूटता है तो यहाँ पर काफी नीचे के लेवल हमें 2150 से लेकर 2097 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में और फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर दिख रहा है। तो 2240 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा आज देखने के लिए। काउंटर में अचानक से पिछले थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर करीब करीब 10 बजे करीब यहाँ पर एक अचानक से डिप मिला है, और ये काउंटर एक उसी डिप में अचानक से तेज़ गिरता हुआ दिखाई दिया था। करीब करीब ये 2257 तक, 2240 तक करीब करीब आया है। ठीक है सर, बिल्कुल इस पर भी नज़र बनाकर रखेंगे। अगला काउंटर सर अदानी पावर। यहाँ पर आज एक बुलिश कॉल आई है फ्रॉम मॉर्गन स्टैनले। इन्होंने 185 रुपीज़ का टारगेट दिया हुआ है अदानी पावर पर, और करंटली जो इन्होंने कल का भाव लिया है 140 रुपये का, अभी 142 चल रहा है। इनको लग रहा है कि 32% का अपसाइड मिल जाएगा, और इन्होंने एक्सपेंशन प्लान पर कंपनी के काफ़ी ज़्यादा ही बुलिश हैं, जिसकी वजह से इन्होंने इस पर बुलिश कॉल बनाई है 185 का टारगेट। सर आपको क्या लग रहा है, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कहाँ पर ठीक एक परफेक्ट बाइंग हो जाएगी इस काउंटर की? जी देखिए विवेक जी, अदानी पावर आप देखेंगे तो एक से अभी जो लेवल से बाउंस हुआ है वो काफी अच्छे लेवल से, और यहाँ से काफी बढ़िया हमें एक अप मिला है। अगर अभी आपको 5% और का करेक्शन मिले करीबन 124 125 के आसपास, वहां पर एक अच्छा बेस है, और वहां से अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो काफी रिस्क रिवॉर्ड के लिए काफी अच्छी रहेगी। बट पावर एज सेक्टर आप देखेंगे तो टाटा पावर या टोरेंट पावर में देखेंगे तो वहां पर भी कोई मोमेंटम नहीं है। तो आपको अगर मोमेंटम के लिए लेना है तो यहाँ पर आई थिंक आई अवॉइड करिए, क्योंकि कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट बिल्कुल आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अक्यूमुलेट करना है, बिल्कुल अक्यूमुलेट कर सकते हैं। काफी अच्छे स्तरों से यहाँ पर बाउंस मिला है। और अगर ये जो लोज है 135 130 के अगर होल्ड करते हैं तो यहाँ से काफी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। बट हाल फिलहाल आपको 3 to 4 years का अगर व्यू है तभी इन्वेस्टमेंट करिए, निवेशित रहिए। टेक्टर सेक्टर जो टेलविंड है वहां पर अभी दिख नहीं रही है। वरुण भाई, एक चीज़ जो कि रुपये के डेप्रिसिएशन से जुड़ी हुई है कि रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, तो लोग ये बोल रहे थे कि आईटी शेयरों को ले लो। टेक्सटाइल शेयरों में भी इसलिए उतना बड़ा सेल ऑफ नहीं आया कि इनको रुपये डेप्रिसिएशन का फ़ायदा मिल जाएगा कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि रुपये डेप्रिसिएशन से आईटी निफ्टी को कोई बड़ा बूस्ट मिलने वाला है यहाँ से? देखिए विवेक जी, आप देखेंगे तो ऑलरेडी आईटी जो रुपी डेप्रिसिएशन से आईटी शेयर्स या आईटी इंडेक्स का आप देखेंगे तो काफी बड़ा यहाँ पर एक अपमूव हमें ऑलरेडी मिल चुका है। जो सेक्टर जो पूरा एक सेक्टर डाउन ट्रेंड में था, करीबन 34,000 33,500 के लेवल पर हमें लोज देखने को मिले थे, तो काफी अच्छा बाउंस हमें मिला है, रिबाउंड मिला है करीबन 4 to 6 का। और यहाँ पर भी आप देखेंगे जो प्राइस एक्शन है जो डाउन ट्रेंड में था, अब वो हायर हाई हायर लो की तरफ जा रहा है, और डबल बॉटम का कंफर्मेशन हमें वीकली और डेली चार्ट्स पर हमें मिल रहा है।
अगर हम 38,500 39,000 के आसपास क्लोजिंग देने में सफल रहते हैं आईटी के अंदर, तो यहाँ से काफी बड़ी अपसाइड है और काफी आईटी जो स्टॉक्स है वो भी एक बॉटम बॉटम आउट की प्रोसेस में चल रहे हैं। तो बिल्कुल आई थिंक लग रहा है कि यहाँ पर काफी अच्छी लेवल्स है, और करीबन 36,500 के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं आता है तब तक यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और रुपी डेप्रिसिएशन का यहाँ पर बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। अंशुल जी भी बस अब 1 मिनट में ज्वाइन करने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। एक चीज़ और वरुण भाई, आज एक रिपोर्ट आई है जेफरीज की, वो बोल रहे हैं कि भाई इंडिया की जो निफ्टी है ये दिसंबर 2026 तक 28,300 पहुंच जाएगी। अलग अलग उन्होंने रीज़न लिखे हैं, सब कुछ है। आपको निफ्टी का चार्ट देखकर लगता है, अगर मैं आपको मंथली चार्ट देखूं पूछूं, नॉट डेली, नॉट इंट्राडे, नॉट वीकली, वीकली में भी आप इंक्लूड कर लें, वीकली या उससे मंथली से, लग रहा है 28,300 या कोई एक हायर रेंज? ठीक है। जी बिल्कुल, तो विवेक जी देखिए यहाँ पर दो हिस्सों में आंसर रहेगा। आप देखेंगे तो 24,500 का जो लेवल है वहां पर हमने काफी सारी नेगेटिव खबरें हमने जो प्राइस दिन कर ली थी, और 24,350 500 से के जोन से हमने 25,300 का जो एक जोन था वहां पर काफी बड़ा ब्रेकआउट दिया था, और वो जो कंसोलिडेशन देखेंगे तो 6 to 7 मंथ का कंसोलिडेशन था, तो काफी अच्छा बेस है। तो 28,000 के टारगेट तो आप देखेंगे 26,300 के ऊपर चलना शुरू करेगा तब रिवाइज करेंगे। बट नीचे के साइड पर डाउन साइड प्रोटेक्शन जो है वो 25,300 पहला है, और दूसरा सबसे अच्छा सपोर्ट जो है, अगर यहाँ से हम लॉन्ग टर्म तेजी की बात करें, जो मंथली चार्ट पर या ईयर ऑन ईयर तेजी चलने वाली बात करें, तो 24,350 का काफी बड़ा जोन है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऊपर की साइड बात करेंगे तो 26,300 के ऊपर तो अनचार्टेड टेरिटरी है, और फिर एक बार जो आप देखेंगे तो अगर कोई भी इंडाइसिस या स्टॉक एक अपना अनचार्टेड टेरिटरी में जाता है तो फिर वहां पर एक आपको पैराबोलिक मूव देखने को मिलता है। इस ईयर में आप देखेंगे तो गोल्ड एंड सिल्वर का आप चार्ट देख लीजिए, जहां पर एक बार अपना लाइफ हाई निकाला फिर आप देखेंगे तो पैराबोलिक मूव है। और दूसरा जो कंसर्न है अर्निंग्स के लिए, तो नेक्स्ट क्वार्टर में जो अर्निंग्स जो जीएसटी कट्स के लिए या आरबीआई ने जो अभी मेजर्स लिए वहां पर लिक्विडिटी इश्यू जो थे वो हट जाते हैं और अर्निंग्स इंप्रूवमेंट आ जाता है। तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे तो काफी अच्छा टेक्निकली बेस बन चुका है। 1 to 1.5 ईयर के अंदर काफी अच्छा बेस बना है निफ्टी। आप के बात करेंगे तो एक अच्छा टाइम करेक्शन भी हो चुका है। तो बिल्कुल यहाँ से अगर हमें अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट मिलता है तो आने वाले जो 2026 है वो काफी बुलिश ईयर रह सकता है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, ठीक है वरुण जी। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अंशुल जैन साहब जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। तो नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल जी आज कहाँ, मुंबई? नहीं नहीं, अभी तो बनारस है सर, शाम को जाएंगे। अच्छा, शाम को जाना है, ठीक ठीक। अ, अंशुल जी, क्या बेट लगा रहे हो आप? कोई शेयर है, कोई सेक्टर है, कोई इंडेक्स है जहां पर आप पॉजिटिव या नेगेटिव हो सबसे ज़्यादा? तो देखिए माहौल अच्छा नहीं है, नहीं दो स्टॉक में ठीक ठाक ब्रेकआउट आया है। हालांकि हमने बाई दिया है वही 3.5-4% की रिस्क के साथ, बट छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करने की सलाह दी है क्लाइंट्स को। एक इन्फो बीम करके है, इन्फो बीम, इसमें हम्म। वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट आया है जिसमें भी 4 दिन की इनसाइड बार थी और आज चला है। एक छोटा रेजिस्टेंस 727 पे भर रह गया है, वो निकला तो फिर सीधा सीधा 760 770 निकल जाएगा। इन्फो बीम, INFOBEAM, इन्फो एन बीम। इन्फोबीन्स, बिल्कुल ठीक है। ये 715 वाला? हाँ हाँ, 693 का पहला रेजिस्टेंस निकला है, 727 तक आया है, 724 का हाई बना है। 727-70 जैसे ही निकलेगा ये इस स्टॉक में अच्छी तेजी आ जाएगी, तो हम क्लाइंट्स को सुबह से प्रीएम्प्टिव बाय देके बैठे हैं। एक दूसरा स्टॉक है SMC ग्लोबल। बहुत दिन बाद आज इसमें मूव आई है, 79 रुपीज पे बाई दिया है, अभी 80 रुपए 20 पैसे चल रहा है। ये खिंचा तो ठीक ठाक आप पकड़ के चलो कि 7-8% आराम से खिंच जाएगा। प्रॉब्लम मेरी एक ही है कि माहौल बहुत अच्छा नहीं है, तो छोटी छोटी क्वांटिटी में टेस्टिंग पोजीशंस लेते रहना चाहिए। जैसे कल रामकोसिस अच्छा चल गया एकदम टाइट रेंज से। पॉलिसी बाजार आज 2 दिन की इनसाइड बार से चलने की कोशिश कर रहा है, तो धीरे धीरे ट्रैक्शन बन रहा है। अब मेक और ब्रेक लेवल के पास इस टाइप का ट्रैक्शन जनरली पॉजिटिव होता है, बट क्लियर कंफर्मेशन का वेट करना थोड़ा सा जरूरी होता है। तो पॉजिटिवनेस थोड़ी थोड़ी दिख रही है, हम भी टेस्टिंग पोजीशन से ट्राई करना स्टार्ट कर रहे हैं। हिंद कॉपर परसों नरसों पर ने डिस्कस किया था, प्रिसाइसली 4 दिसंबर को डिस्कस किया था, 352
55 का ब्रेकआउट, आज उसमें नया हाई बना है 384.70। तो पिछले ब्रेकआउट में भी थोड़ा ट्रैक्शन बन रहा है, नए एक दो ब्रेकआउट बन रहे हैं, तो थोड़ा पॉजिटिवनेस तो आई है। बस ये है कि इसका रिपल इफेक्ट बन जाए तो टाइड एकदम से मिड कैप स्मॉल कैप के फेवर में आ जाएगी।